नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टारगेट विद सरकारी रोजगार चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसका स्पेशल बैच चलाया जाएगा। तो आज उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। आज हमारा जो पहला चैप्टर है बोली से जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे वो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत के बाद अगर भाषाओं के क्रम की बात करते हैं तो संस्कृत के बाद जो भाषा आई है वो है पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और उसके बाद आई है शौरसेनी और उसके बाद फिर से हमारी आई है हिंदी। तो ये एक भाषाओं का क्रम है। तो इस तरह से हमारी क्या बनी है? हिंदी भाषा बनी है। तो यहाँ से तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिल चुके होंगे कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तो मैं यहाँ पे हिंदी शब्द की उत्पत्ति लिख लेता हूँ। हिंदी की उत्पत्ति तो इसका क्रम जो मैं लिखूंगा वो तुमको याद रखना है। हिंदी की उत्पत्ति का क्रम। तो सबसे पहले जो भाषा आई है वो थी संस्कृत भाषा। इसके बाद आई है पाली भाषा, इसके बाद आई है प्राकृत भाषा और इसके बाद आई है अपभ्रंश। इसके बाद कौन सी आई है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कुछ समय के लिए अवहट भाषा भी चली थी, अवहट। उसके बाद शौरसेनी और शौरसेनी के बाद हमारी हिंदी भाषा आई है। तो ये है हिंदी भाषा का क्रम। तो क्वेश्चन बनता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, अपभ्रंश से हुई है या फिर अवहट से हुई है या शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है क्योंकि लास्ट में शौरसेनी अपभ्रंश आया हुआ है। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अवहट है। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अवहट है। ठीक है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको याद रखना। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक फैक्ट है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसके बारे में, पाली भाषा के बारे में भी एक फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा या आम जन की भाषा वो कौन सी है? पाली। पाली भारत की प्रथम देश भाषा या फिर आम जन की भाषा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि राजा महाराजों द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लेकिन उनके शासन में जो लोग रहा करते थे उनसे संस्कृत भाषा नहीं बोली गई, उनके लिए वो कठिन लगी और उन्होंने उस भाषा को चुना जो भाषा उन्हें सरल लगी। तो उन्हें पाली भाषा सरल लगी, इसीलिए आम जन की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से भी बनता है कि अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ, तो इसका अपभ्रंश का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? पतन, या कह सकते हैं इसी को बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ। ठीक है ना। और अपभ्रंश का रूप क्या है? अवहट, या अवहट इसका रूप है अपभ्रंश का। ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे अपभ्रंश से कुछ आधुनिक
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बनी हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो कुछ अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बनी है, उसको आपको ध्यान रखना है। एक साइड में मैं लिख रहा हूं क्या, अपभ्रंश, और दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश में मैं पहला यहाँ पे लिखता हूँ शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आती है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भाषा नहीं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आएगी, इसमें आएगी राजस्थानी, दूसरी इसमें आएगी गुजराती, नेक्स्ट इसमें क्या आएगी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। जितनी भी फैक्ट लिखा रहा हूं सब मोस्ट है। दूसरे नंबर पे अर्धमागधी, और अर्धमागधी में कौन सी आएगी, अर्धमागधी में आएगी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसके बाद मागधी, और मागधी के बाद कौन सी आएगी, इसमें कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आएगी, तो इसमें आएगी बिहारी, बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ठीक है, चौथी खस, और खस जो अपभ्रंश है हमारा उसमें आएगी पहाड़ी, खस में आएगी पहाड़ी। नंबर 5 महाराष्ट्री, और महाराष्ट्री में कौन सी आ जाएगी, महाराष्ट्री में आएगी, महाराष्ट्री में कौन सी आएगी, तो महाराष्ट्री में आएगी मराठी, मराठी। और नंबर 5 है हमारा ब्राचड़, ब्राचड़ में कौन सी आएगी, तो ब्राचड़ में आएगी सिंधी, ब्राचड़ में कौन सी आएगी, सिंधी। तो ये कुछ फैक्ट हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के जो तुम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी क्या है, मैंने पहले ही बताया है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। इसकी लिपि की अगर हम बात करेंगे कि हिंदी की लिपि, तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। क्या देवनागरी लिपि में अन्य भाषाएं भी लिखी जाती है, हाँ, देवनागरी लिपि में कुछ अन्य भाषाएं हैं जो लिखी जाती है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में अन्य भाषाएं, अन्य भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी जो गुजरात की भाषा है, कोंकणी। इसके बाद आती है नेपाली, नेपाल की भाषा, और इसमें आती है भोजपुरी, भोजपुरी। इसी में आती है संस्कृत,
इसी में आती है मराठी, ये भी इसी में आती है, और इसमें आती है मैथिली और मगही। तो ये भाषाएं हैं जो अन्य किसमें लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और देवनागरी जो लिपि है ये कैसी लिपि है, तो ये अक्षरात्मक लिपि है। इस बात का भी तुम ध्यान रखना कि अक्षरात्मक, ठीक है। देवनागरी जो लिपि है वो एक अक्षरात्मक लिपि है। कुछ अन्य भाषाएं लिखा रहा हूं जो किस में लिखी जाती है, जैसे कि पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि इसमें लिखी जाती है। और अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है रोमन लिपि में, रोमन। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे हिंदी के बारे में और जानते हैं। हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। और किस परिवार की है, अगर आपसे परिवार पूछेगा कि कौन सा परिवार है जो हिंदी को बोलता है या हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो वो है भारोपीय परिवार। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो भारोपीय, भारोपीय परिवार कितना बोलता है, भारोपीय परिवार ये 73% बोलता है। और भारोपीय परिवार में कौन कौन से आते हैं, भाषा आती है, जैसे कि इसमें हिंदी आती है, इसमें अंग्रेजी आती है, और इसमें संस्कृत भी आती है। ये सब जो भाषाएं हैं ये भारोपीय परिवार में आती है, ठीक है। किसमें आती है, भारोपीय परिवार में आती है। तो इसके 4 परिवार हैं, 4 परिवार को मैं आपको लिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी को बोलने वाले परिवार, कौन सा परिवार कितने प्रतिशत हिंदी को बोलता है, ठीक है। अभी मैंने बताया है भारोपीय परिवार, हम भी किस में आते हैं, भारोपीय परिवार में, ये 73% बोलता है। इसके बाद है द्रविड़, द्रविड़ जो परिवार है वो 25% बोलता है, ठीक है। द्रविड़ 25%। तीसरा है हमारा ऑस्ट्रिक, ये 1.3% बोलता है। और चौथा है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती ये बोलता है कितना, 0.7%, ठीक है। तो ये परिवार है जो इसको बोलते हैं। तो जो द्रविड़ परिवार है, द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो इसमें मैं कुछ भाषाएं लिखा रहा हूँ। जो भाषाएं इसमें आती हैं वो है कन्नड़ और तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये इसमें भाषाएं आती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। और द्रविड़ जो परिवार है वो हिंदी को 25% बोलता है, ठीक है। कितने प्रतिशत, 25%। इसमें अगर ये देखा जाए कि द्रविड़ भाषाओं की जननी, तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो तेलुगु बोली जाती है। द्रविड़ परिवार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा।
ठीक है। तो द्रविड़ परिवार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु और द्रविड़ भाषाओं की जननी ये है तमिल। तो तमिल जो भाषा है वो द्रविड़ भाषाओं की जननी है और सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो तेलुगु है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला है, संवैधानिक दर्जा, तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है वो 14 सितंबर 1949 को हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को क्या कहते हैं? इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। और इस उपभाषा में कितनी बोलियां आएंगी? इसमें कितनी बोलियां आएंगी? उपभाषा में 17 बोली आती है। तो इसका मतलब हमें 17 बोलियों को पढ़ना है। तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ है वो 14 सितंबर 1949 को हुआ है। हिंदी की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है और इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। और इनमें कितनी बोली आती है? 17 बोलियां आती है। ठीक है, अब हम 17 बोलियों पर जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। नंबर 1 जो हमारा एक साइड में लिखते हैं उपभाषा और एक साइड में लिख लेते हैं बोली। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है। नंबर 1 जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी चलो बाद में पढ़ते हैं, पहले हम राजस्थानी को देख लेते हैं। राजस्थानी में कौन कौन सी बोली आती है इसको ध्यान रखना है। तो मैं इसका एक चित्र सा बना रहा हूँ, वो आप लोग याद रखना। ये हो जाएगा उत्तरी राजस्थानी, ये हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी, ये दक्षिणी राजस्थानी और ये पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, इस मैप से आप लोगों को याद रहेगी। तो पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली आती है? ढूंढाड़ी आती है। कौन सी आती है? ढूंढाड़ी या जयपुरी ही बोलते हैं इसको, जयपुरी। इसमें कौन सी आती है? मालवी। और इसमें कौन कौन सी इसमें आएगी? मेवाती। उत्तरी राजस्थान में कौन सी आएगी? मेवाती। और इसमें कौन सी आ जाएगी? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी। पश्चिमी में कौन सी आ जाएगी? मारवाड़ी। ठीक है, तो मालवी किसमें आएगी? दक्षिणी राजस्थान में, उसमें ढूंढाड़ी या जयपुरी, इसमें मेवाती और इसमें मारवाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो पश्चिमी हिंदी में जो भाषाएं आती हैं वो है कोरबी और इसको खड़ी बोली भी कहते हैं। खड़ी बोली को जो कोरबी कहा है वो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। खड़ी बोली को कोरबी राहुल सांकृत्यायन ने कहा। इस पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, दूसरी इसमें आएगी कन्नौजी। तीसरी इसमें आएगी कौन सी? बांगरू या हरियाणवी।
हरियाणवी। और इसमें कौन सी आएगी? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो वो है ब्रजभाषा। और इसको कौन सी भाषा कहा जाता है? इसको अंतर्वेदी भाषा भी कहते हैं। ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी भाषा। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्वेदी भाषा। किसको बोला जाता है? ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भाषा कहते हैं। आगे नंबर 5, कोरबी हो गई, कन्नौजी हो गई, बांगरू ब्रजभाषा हो गई है, और एक भाषा और रह गई है, और एक भाषा इसमें रह गई है बुंदेली। बुंदेली इसमें रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। आगे है नंबर 3, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को कोसली भाषा भी कहते हैं, कोसली, या इसी को बोलते हैं बेसवाड़ी। कोसली या बेसवाड़ी भाषा। और जो अवधी भाषा है ये देश के बाहर फिजी देश में बोली जाती है। ठीक है, तो अवधी भाषा देश के बाहर कहाँ बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है। फ्रीज सब डाले, एक ट्रिक बता रहा हूं, फ्रीज सब डाले। फ्रीज से बनेगा फिजी, सब से बनेगा सुबह, और डाले से बनेगा डोर। ये इसकी कैपिटल और करेंसी है। ठीक है ना, तो फ्रीज सब डाले, सुबह इसकी राजधानी है और डॉलर इसकी मुद्रा है, किसकी? फिजी की। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। आगे नंबर 4, बिहारी। बिहारी अवधी ये इलाहाबाद में भी बोली जाती है। ठीक है, इलाहाबाद में, लखनऊ में बोली जाती है। बघेली ये रीवा मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अब बिहारी में कौन कौन सी आएगी? तो इसमें आएगी भोजपुरी, यूपी प्लस बिहार के बीच, या फिर यूपी और बिहार में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी। भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये इसमें आएगी। आगे नंबर 5, पहाड़ी। पहाड़ी में कौन सी आएगी? गढ़वाली और कुमाऊनी। कुमाऊनी, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी इसमें आएगी। तो ये हो गया है बोली वाला चैप्टर। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। जब तक ये आपको याद ना हो तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं या नोट्स बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पुलिस के लिए, केवल ये पुलिस के लिए है, स्पेशल पुलिस के लिए है, ध्यान रखना है। आगे अगर एक बार हिंदी की आकृति आपसे पूछी गई है कि हिंदी की आकृति कैसी है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन पुलिस में छूट जाए। तो हिंदी की आकृति अगर आपसे पूछी जाएगी, हिंदी की आकृति, तो हिंदी की जो आकृति है वो है श्लिष्ट योगात्मक, या फिर इसी को बोलते हैं विश्लिष्ट, विश्लिष्ट या फिर वियोगात्मक। ठीक है, विश्लिष्ट वियोगात्मक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे संस्कृत। आपसे अगर संस्कृत पूछी जाए तो संस्कृत क्या है? एक संश्लिष्ट भाषा है।
संश्लिष्ट क्या है? एक संस्कृत क्या है? एक संश्लिष्ट भाषा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे तो ये बोलियों से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, कौन से कहाँ पर बोले जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और खड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। यानी कि हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक है। और खड़ी बोली का जो सबसे पहले जिक्र मिलता है वो प्रेम सागर में मिलता है। जो लल्लू सागर हैं, लल्लू लाल हैं, उनके लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर में खड़ी बोली का जिक्र मिलता है। और हिंदी का सबसे पहले जो जिक्र किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये बोली का जो चैप्टर था बस खत्म होता है। और बोली से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बोली से रिलेटिव आपका टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसमें और अगर ऐड किया जाए तो उसको भी लिख लेते हैं कि भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषाएं। तो क्रम लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी? हिंदी। इसके बाद बांग्ला और नंबर 3 पे जो आएगी मराठी आएगी। तो तीनों को ही याद रख लेना है बस, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी 43% बोली जाती है, उसके बाद आती है बांग्ला और उसके बाद मराठी। तो ज़्यादा आगे को आपसे नहीं पूछेगा, 3 ही पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हो सकता है कि वो हिंदी ना दे, बांग्ला दे दे या फिर मराठी दे दे। तो इन तीनों का कदम आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा ये भाषा बोली जाती है। आगे अगर हम देखते हैं तो हम वर्णमाला पे बात करेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है, ठीक है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो क्या है? वर्णमाला है। इस बात का ध्यान रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे कि जो वर्ण होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, ठीक है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्या लगाएंगे? तो ध्वनि लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो क्या लगाएंगे? ध्वनि को लगाएंगे। वैसे दोनों ही छोटी है, ये मौखिक रूप है और ये लिखित रूप है। ये क्या है? लिखित या फिर मौखिक। तो ये अगर वर्ण ऑप्शन में ना हो तो लिपि ऑप्शन में होगा, क्योंकि वर्णों को हम लिपि भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ध्वनि को आकृति देने वाली शैली को लिपि कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि ध्वनि को आकृति देने वाली शैली क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या लगा करके आएंगे? लिपि लगा करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखते हैं इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई है ना। अगर तुमसे पूछेगा उच्चारण के आधार पे ये और लिखित के आधार पे ये हो जाएगी, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए हैं। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक स्वर होता है तो एक व्यंजन होता है, ठीक है। पहला अगर हम हेडिंग की बात करेंगे, स्वर की बात करते हैं। स्वर को हम देख लेते हैं। तो स्वर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनका उच्चारण
इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनका जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की अगर आगे बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और आई, ओ और आओ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गए हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। 11 ही पूछी जाएगी और 11 ही आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर हम बात करते हैं लेखन के आधार पर स्वर, तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। 11 तो यही वाले हैं, तो 11 में +2 करने हैं। एक तो ये अनुस्वार वाला और एक ये विसर्ग वाला। ठीक है, तो 11 और 2 कितने हो गए हैं? 13। अगर आगे बात करेंगे उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 10। अगर 11 - 1 करेंगे, और क्या माइनस क्या होगा इसमें? ऋषि माइनस हो जाएगी। 11 - 1 हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है ना। इन्हीं में से 11 में से 1 माइनस कर दो री, और ये हमारी संख्या निकल के आएगी इसकी कितनी? 10। और लेखन के आधार पर होते हैं 13। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आगे लिखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कौन सा? जिसको बोलते हैं हम मूल स्वर। मूल स्वर, या इसको हम लघु भी कह सकते हैं, लघु स्वर। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम क्या? संधि स्वर। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। मूल स्वर वे ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में कह सकते हैं, या फिर जिसके निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता न ली गई हो, वे कैसे स्वर कहलाते हैं? वे मूल या लघु स्वर कहलाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बस इसको ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना कि जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता न ली जाए वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर या लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई और ये री। ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे मूल स्वर। और अगर संधि स्वर की बात की जाएगी तो वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं वे संधि स्वर कहलाते हैं। जो 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। और इनकी ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। और नंबर जो 2 होता है उसका नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर वे होते हैं जो 2 समान मूल स्वरों के मिलने से बनते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो 2 असमान स्वरों के मिलने से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 3। इसकी संख्या होगी 3 और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो कौन से हैं जरा उसको देख लेते हैं। इसमें जो आएंगे आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे? ए, आई, ओ और औ। ये इसमें 4 आ जाएंगे। ठीक है ना। 4 बताए थे, 4 आ चुके हैं। इसके 3 थे, 3 बता दिए। इसके 4 थे, 4 थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए।
मैंने कहा है कि हिंदी को मुझे यूपी पुलिस की जो हिंदी है वो 15 वीडियो में ही समाप्त करनी है, इसलिए सब कुछ इसकी ही वीडियो में, यानी कि 2 टॉपिक हमारे एक ही वीडियो में कवर होने हैं। तो वर्णमाला। अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। एक चीज और, स्वरों का वर्गीकरण करने से पहले लिख लेते हैं मात्रा। स्वरों का प्रतिनिधि कौन करता है? मात्रा। स्वरों का प्रतिनिधि कौन करता है? मात्रा करती है। और मात्रा की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 10। ठीक है ना, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आगे अगर इसमें आगत स्वर की बात करेंगे तो इसमें जो आगत स्वर है, या इसी को मेहमान स्वर भी कहते हैं या विदेशी स्वर भी कहते हैं। आगत स्वर कौन सा है? ये है हमारा आ। ठीक है, क्या है? आ। कौन सा वाला? ये अर्धचंद्रबिंदी वाला है। ठीक है, आगे कुछ अर्ध स्वर भी हैं हमारे। अर्ध स्वर ये और वे। तो अर्ध स्वर हमारे कौन से हैं? ये और वे। आगत स्वर हमारा ये वाला हो जाएगा। अब हेडिंग बनाएंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे। सबसे पहले इसमें जो स्वरों का वर्गीकरण में पहला हेडिंग है उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वर होंगे वो कितने होंगे? उसमें एक तो आएगा कौन सा? लघु स्वर। और नंबर 2 पे आएगा दीर्घ स्वर। और नंबर 3 पे आएगा कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके बारे में भी। तो लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो लघु स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे लघु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जिनमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो संख्या होगी वो होगी 4। इसकी जो संख्या होगी वो होगी 7। और इसकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इनकी संख्या 4, इनकी होती है 7 और इनकी होती है 8। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। इसमें आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, इसकी जो संख्या होगी वो कौन कौन सी हो जाएगी? ए और आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से इसमें जैसे कि इसका होता है ओम, इसका जो साइन होता है वो होता है ओम। इसका साइन होता है ऐसे करके, इसका साइन होता है इस तरह से। जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम का उच्चारण करते हैं। नाटकों में जो यूज होता है और गानों में जो प्रयोग करते हैं, वो किसी को अगर आवाज दे रहे हैं तो भी इसी का प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का। अधिकांश संस्कृत में प्रचलित होता है कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक है, आगे अगर देखते हैं इसमें, आगे देखो, आगे जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है अग्र स्वर। नंबर 2 होता है मध्य स्वर। और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है ना, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है। अग्र स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम में आता है, और जिसका मध्य का काम में आएगा वो मध्य स्वर, और जो जिसमें पीछे का भाग काम में आएगा वो पश्च स्वर कहलाते हैं। डायरेक्ट हम स्वर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे। इसमें जो स्वर आएंगे वो छोटी ई और बड़ी ई, ए और आई, और ये री इसमें आएगी। इसमें क्या आएगा? इसमें ए,
इसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, केंद्रीय स्वर, या इसको हम उदासीन स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब बचे हुए स्वर इसमें आ जाएंगे, आ इसमें आएगा और इसमें क्या आएगा, ए उसमें आ चुका है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ इसमें आएगा और औ भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो जीभ के आधार पर जो स्वर थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो आधार है वो है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होगा वो कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं वे, 4 होते हैं। नंबर 1 होता है संवृत, दूसरा होता है विव्रत और तीसरा होता है अर्धसंवृत और चौथा होता है अर्धविव्रत। ठीक है ना। तो अर्धसंवृत, अर्धविव्रत। तो इसमें देखो मैं इसके बारे में फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुन लेना है। संवृत वो होता है जिसके उच्चारण में अधिकांश मुंह बंद रहता है, विव्रत में पूरा खुलता है, अर्धसम में जो अर्धसंवृत होता है उसके उच्चारण में क्या होता है कि जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बंद रहेगा लेकिन इसमें आधा बंद रहेगा, अर्धसंवृत में आधा बंद रहेगा और इसमें आधा खुला रहेगा। आधा खुला, आधा बंद और पूरा खुला और लगभग बंद। ठीक है ना। तो तुम्हें डायरेक्ट स्वर देखने हैं, बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ इससे कोई वो नहीं है। इसमें जो स्वर आएंगे, इसमें स्वर कौन कौन से आएंगे, इसमें एक तो आएगा छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और ये री इसमें आ जाएगी। इसमें एक ही स्वर आएगा और वो है आ। इसमें आएगा ए और इसमें आएगा ओ, और इसमें क्या आ जाएगा ए, इसमें क्या आएगा ओ और इसमें औ। ये सारे के सारे स्वर इसी में आएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे आगे हेडिंग हमारा क्या है, ये मुख द्वार हो गया। होठों के आधार पर, होठों के आधार पर स्वर ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। व्रतमुखी और अव्रतमुखी, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। ठीक है। तो व्रतमुखी में क्या होता है, इसमें होठ गोल होते हैं, उसमें होठ गोल नहीं होते जिनके उच्चारण में। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसमें आएगा ए, आ, छोटी, बड़ी और री, ए, आई, ओ और क्या जाएगा इसमें औ। ठीक है ना। ये इसमें आ जाएंगे। तो व्रतमुखी में ये हो गया। और आगे देखते हैं इसमें नाक व मुंह से हवा या वायु लिखते हैं, वायु से रहेगा, वायु निकलने के आधार पर स्वर। तो नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। ठीक है। अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसमें हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अनुनासिक, और जिसमें हवा केवल मुख से निकलती है वो निर्नुनासिक कहलाता है। ठीक है। स्वर कौन से आएंगे, इसकी जो पहचान मैं बता रहा हूं,
वे स्वर जिनके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होगी वे अनुनासिक कहलाएंगे। जिस किसी भी स्वर के ऊपर चंद्रबिंदी लग जाए वो अनुनासिक, और जिनके ऊपर चंद्रबिंदी ना लगी हो वे निर्नुनासिक। तो बिना चंद्रबिंदी वाले सभी स्वर किस में आएंगे? निर्नुनासिक में। तो सभी स्वर बिना चंद्रबिंदी वाले ठीक है। और इसमें दिखते हैं कौन से आएंगे? जिन स्वरों पर क्या लगा हो? चंद्रबिंदी। जैसे ए हो गया, आ पे लग सकता है, ओ पे, छोटी, बड़ा हो, है ना। तो जिन पर भी चंद्रबिंदी लग जाएगी वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। आगे एक टॉपिक और रह गया, इसमें एक हेडिंग और रह चुका है, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर जो स्वर हैं तो वे भी कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो जाति के आधार पर जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है सजातीय और एक होता है क्या? विजातीय। सजातीय का मतलब होता है इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 4, इसकी संख्या होती है 3। तो समान स्वरों से मिलकर बने स्वर सजातीय और असमान स्वरों से मिलकर बने स्वर विजातीय। ठीक है। तो इसमें कितने आते हैं? इसमें आते हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसमें आएगा ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। स्वरों का वर्गीकरण हो गया है समाप्त। हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो ये व्यंजन का चैप्टर अब शुरू करते हैं। स्वरों का तो हो चुका है समाप्त। व्यंजन। व्यंजन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे बस इसका जो मैंने आपको बताया है इतना काफी है। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। संख्या पूछी जाएगी आपसे, तो इसकी जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। कैसे होगी उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कैसे कैसे होती है? तो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, और 4 हो जाएंगे इसमें अंतःस्थ व्यंजन, और 4 हमारे जो इसमें हो जाएंगे वे हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। तो ये हो गए कितने हमारे? 25 और 4 29, और 4 कितने हो गए? 33 हो गए। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। आगे लेखन के आधार पर व्यंजन पूछेंगे तुमसे। लेखन के आधार पर व्यंजन कितने हो जाएंगे हमारे? तो लेखन के आधार पर होते हैं कितने? 39। कितने होते हैं? 39। तो 39 कैसे होंगे? 25 हमारे होंगे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे होंगे अंतःस्थ व्यंजन, फिर से 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, और 2 हमारे होंगे द्विगुण, कितने होंगे? 35, और 4 हमारे हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे ये। उच्चारण के अगर आधार की बात करेंगे, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, तो उच्चारण के आधार पर होते हैं कितने? 35। 35 कैसे हो जाएंगे? 39 माइनस 4, और 4 कौन से माइनस होंगे? संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। तो ये 4 जो संयुक्त व्यंजन है इसको माइनस करेंगे तो 35 संख्या आ जाएगी इन्हीं में से। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मैं कुछ व्यंजन लिख रहा हूं। स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या होती है कितनी? 25। तो मैं यहाँ 25 लिख रहा हूँ। इनको और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। नंबर 1 के, खे, गे, घे और ये न। ठीक है। दूसरा है नंबर 2। नंबर 2 पे चे, छे, जे, झे और ये निय। नंबर 3 लिखते हैं नंबर टे, ठे, डे, ढे और ये न। ठीक है। आगे फिर से देखते हैं नंबर 4 पे ते, थे, दे, धे और ये न। ठीक। नंबर 5 पे आएगा पे, फे, बे, भे और ये मैं। ठीक है। इस तरह से हमारे ये हो गए हैं स्पर्श व्यंजन। और इसमें भी अगर एक चार्ट सा बना देता हूं मैं, तो चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना? चार्ट आपको याद रखना है। वो इसमें आएगा एघोष, ये आएगा अल्प प्राण और ये आएगा महाप्राण। ठीक है। इसमें सघोष, इसमें आएगा अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है ना? ये इसमें आएगा और इसमें ये हो जाएगा इस तरह से हमारा। इसको बोलेंगे सघोष, अल्पप्राण, नासिक्य। इसको लास्ट वाले को हम बोलेंगे नासिक्य। और इसको इस तरह से अगर बंद कर देते हैं, ये हो जाएगा। इस तरह से बंद हो गए। ठीक है। इस वाले को हम क्या कहेंगे? इस वाले को हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है। ये स्पर्श संघर्षी किसको बोलते हैं? चय वर्ग को। चय वर्ग जो होता है वो स्पर्श संघर्षी होता है। तो देखो अल्पप्राण एक तो ये रहा है, ये पूरा का पूरा वर्ग अल्पप्राण का है, ये पूरा का पूरा वर्ग महाप्राण का है। ऐसे ही ये वाला जो वर्ग है ये भी अल्पप्राण का ही है और ये भी महाप्राण का है। और ये लास्ट वाला जो है ये सघोष, अल्पप्राण, नासिक्य वर्ग है। ठीक है ना? तो तुमसे पूछेगा एघोष कौन कौन से हैं, तो देखो एघोष कहाँ दिखाई दे रहा है? इन दोनों में। यानी कि ये वर्ग जो हमारे हैं ये वाले, ये एघोष है और ये हमारे सघोष है। और ये इसका नाम मैंने आपको लिख ही दिया है। ठीक है ना? अब आगे इसमें और क्या देखते हैं? इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद जो आता है आगे देखो इसमें, यानी कि इसके बाद में मैंने कुछ बताया था अंतःस्थ व्यंजन। तो वे कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं? 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका अन्य नाम है, इसे अर्ध स्वर कहते हैं। अभी पीछे लिखाया था अर्ध स्वर कहते हैं। इसका नाम क्या है इस वाले का? इस वाले का जो नाम है, इसकी जो नाम है, इसका नाम है एक तो रेप वर्ण, इसी को बोलते हैं क्या? लुंठित भी कहते हैं। और इसी को बोलते हैं प्रकंपित। इसको बोलते हैं क्या? पार्श्विक। पार्श्विक इसको बोलते हैं।
इसको पार्श्व भी बोलते हैं। ठीक है, आगे ये अंतःस्थ हो गए। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये भी कितने होंगे? 4। तो ये कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? ये वाला होता है जिसको बोलते हैं सैसल्जम, सैसटकोण और है। मैं इनके नाम लिखे दे रहा हूँ, आप लोगों को नाम याद रखने हैं। इसको बोलते हैं तालव्य सकार, इसको तालव्य सकार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या? मूर्धन्य सकार। इसको बोलते हैं दंतीय सकार। इसको बोलते हैं क्या? कांकल्य, कांकल्य। या इसी को बोलते हैं क्या? स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय इसको बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखो इसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। दूसरा जो फैक्ट इसमें पूछा जाएगा, एकल व्यंजन नहीं है, एकल व्यंजन नहीं है। ये एकल व्यंजन नहीं है क्योंकि ये दो समान व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, इसलिए ये एकल व्यंजन नहीं है। संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय, त्रय ज्ञानी जिसको बोलते हैं, और श्रेय श्रम वाला। इसको बनाने के 2 तरीके बताऊंगा, दोनों याद रख लेने हैं आप लोगों को। एक इसको बनाने में एक तो कै और से इसका प्रयोग करते हैं, और दूसरा तरीका है कै और हलंत, से और हलंत, ये वाला। तो ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। इसको कैसे बनाएंगे? तो तय और हलंत, और तय फिर से हलंत लगाएंगे, रै में ए निकाल देंगे। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है, जय और निय, और या फिर जय और निय, और इसमें भी हलंत लगाओ, निय में भी ये। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? ये, या फिर इसको ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके इसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द्विगुण। द्विगुण पे मैंने बात की थी। तो जो दो द्विगुण हैं हमारे, वो एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। ये हमारे द्विगुण होते हैं। इनको फेंका हुआ भी, ताड़न जात भी इनको कहते हैं। ठीक है, इनको ताड़न जात भी कहते हैं, और इनके नीचे पंचमा अक्षर बिंदु लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हो गया, इसको ध्यान रखना है। द्विगुण हो गए हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम याद रख लेना है तुमको। इसको उच्छित भी बोलते हैं, उच्छित, या इसको बोलते हैं ताड़न जात, या फेंका हुआ भी इसको कहते हैं। फेंका हुआ, जब इसको उच्चारण करते हैं तो फेंक देते हैं इसको इस तरह से, तो फेंका हुआ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कुछ ध्वनियां हैं वो तुमको याद रखनी है। ध्वनि, तो कुछ ध्वनि है मैं बता रहा हूं, वो याद रखनी है आप लोगों को। जैसे एक होती है द्वित ध्वनि या युग्मक ध्वनि। जब दो समान ध्वनि मिलकर एक हो जाती है, क्या कहलाती है? द्वित या युग्मक ध्वनि। तो बस ये ध्यान रखना है। जैसे आएगा इसमें दिल्ली, ले ले, दोनों जगह एक आया है। ऐसी कोई सा भी व्यंजन जो पहले आधा हो और बाद में वही व्यंजन पूरा हो, वो हमारा ये रहेगा दिल्ली। जैसे मक्का, जैसे पट्टी, इस तरह के। ठीक है ना, ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा कौन सा? संप्रक्त। संप्रक्त ध्वनि, जब दो असमान वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? संप्रक्त। इसमें दो समान आ रहे हैं, इसमें अलग अलग आएंगे। जैसे कंबल, ठीक है, या फिर ये दे सकता है वो, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। संबल या फिर संबल, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, संबंध या फिर ऐसे करके आ सकता है। ठीक है ना, तो
वर्णमाला थोड़ी सी बची है, उसको अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।